गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं में हिंदी में, जैसा कि हमने कल पढ़ा था सिल्वर वेडिंग, मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित एक कहानी। आज हम उस कहानी के आधार पर उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती हैं, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, यशोधर असफल असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? अब यशोधर बाबू की पत्नी बहुत सुशील और समझदार हैं। वह आधुनिक समय के नए नए विचारों में ढलना जानती हैं। व्यवहारिक ज्ञान भी यही सिखाता है कि हमें समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए, जिनसे हमारे बच्चे हमें मित्र के रूप में समझें। पर यशोधर बाबू अपने परंपरागत सिद्धांतों पर ही चलना चाहते हैं। उन्हें आज भी नई पीढ़ी की सोच ढकोसला सा ही लगती है। अतः अपने और अपने परिवार के बीच वो तालमेल जल्दी से नहीं बैठा पाते और उसी हाशिए पर सरकते चले जाते हैं, जो कि वो अपने मित्र के पद चिन्हों पर चलते थे। उनके जो मित्र थे वो थे किशनदा, और किशनदा के ही पद चिन्हों पर ये चलते थे, और इसीलिए उनके पद चिन्हों पर चलते चलते कुछ पौराणिक जो बातें थी वो उन्हीं को ज़्यादा मान्यता देते थे, और अपने बच्चों की बातों को वो एक ढकोसला मात्र ही मानते थे। वो समय के साथ ढल सकने में सफल नहीं हुए, लेकिन उनकी पत्नी समय के साथ ढल सकने में इसीलिए सफल हुई क्योंकि वो अपनी एक तो मात्र सुलभ चेष्टाएँ, और दूसरा वो अपने बच्चों के साथ समझदारी से ही काम लेती थी, इसीलिए वो अपने बच्चों के साथ सफल हुई। प्रश्न नंबर 2 है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं? पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं? अब जो हुआ होगा वाक्य किशनदा के लिए प्रयोग में लाया गया था। जब किशनदा रिटायर हो गए थे, और उनके रिटायर होने के बाद जब वो अपने पैतृक गांव में चले गए थे, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी तो वो अकेले रहते थे, उनके बच्चे भी नहीं थे, उनकी पत्नी भी नहीं थी। तो जब वो बूढ़े हो गए थे और जब उनका देहांत हुआ था तो उनके पास कोई भी नहीं था। उस समय पे उनके पास कोई नहीं था, और बाद में जब किसी से पूछा जाता है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, तो किसी को भी इस बात का भान नहीं था, किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो बाकी सब लोग यही कहते हैं कि जो हुआ होगा, इनके किसी को स्पष्ट पता नहीं है कि क्या हुआ होगा, अर्थात उस समय जो स्थिति रही होगी उसके अनुसार ही उनकी मृत्यु हुई होगी। तो प्रश्न नंबर 3 है, समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। अब समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और उनकी कहानी के कथ्य में क्या संबंध बनता है? हाँ, समहाउ इम्प्रॉपर, जब भी उनको कोई बात सही नहीं लगती है, यानी कि कुछ थोड़ी बहुत उसमें गलती लगती है, तो वो कहते हैं कि समहाउ इम्प्रॉपर, यानी कि मुझे ये बात कुछ सही नहीं लग रही, और इसीलिए वो हर बात के पीछे एक तकिया कलाम की तरह उस जुमले का, उस वाक्यांश का प्रयोग करते हैं कि समहाउ इम्प्रॉपर, यानी कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है। क्योंकि आजकल उनके जो बच्चे थे वो नए विचारों में ढल गए थे, नए विचारों के हो गए थे, लेकिन ये जो है अपनी दिनचर्या में, अपने रीति रिवाजों में कोई भी बदलाव नहीं चाहते थे। वे अपना तकिया कलाम समहाउ इम्प्रॉपर बोलकर नए युग का विरोध करना चाहते थे। अब प्रश्न नंबर 4 है, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कैसे? अब बच्चों, ये प्रश्न जो है ये आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से लिख सकते हो कि आपके हर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई महत्वपूर्ण होता है जो कि उसके जीवन को एक नई दिशा देता है। आपके जीवन में किसका ऐसा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये आप अपनी तरफ से अपनी इच्छा के अनुसार इस प्रश्न को लिख सकते हो। कई बच्चे कहते हैं कि मेरे माता पिता का मेरे जीवन में बहुत योगदान रहा है, या मेरे जीवन को बदलने में उनकी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका रही है। या कोई बच्चा कहता है कि मेरे मित्र का कोई किसी को अपना आदर्श मानता है, कोई अपने अध्यापक को अपना आदर्श मानता है, कोई किसी को। तो ये आप अपनी इच्छा अनुसार प्रश्न लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? हाँ, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं? अब वर्तमान समय में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के विचारों को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद होता है,
अब सिद्धांत और व्यवहार की खाई दिनों दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। इसी कारण से संयुक्त परिवार बिखरते दिखाई दे रहे हैं। यशोधर बाबू भी पुरानी सोच रखते हैं, वे भी अपने आप को नहीं बदल सकते और बदलते समय को देखकर परेशान से रहते हैं। उनकी यह परेशानी निरर्थक है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। व्यक्ति को समय के अनुसार अपने आप को बदल लेना चाहिए। इस कहानी में वर्तमान समय के बारे में और अपनी पुरानी रीति रिवाजों के बारे में ही बताया गया है। तो हर व्यक्ति को वर्तमान समय के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। और जितने भी पुराने रीति रिवाज, हम ये नहीं कहते कि अपने रीति रिवाजों को हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन हाँ, हमारे जो रीति रिवाजों में जो कुछ पुरानी ऐसी परंपराएं हैं जो कि महत्वहीन हैं, उनको हमें छोड़कर और नए पथ पर अग्रसर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और क्यों? हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ी का अंतराल या पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। अब इस कहानी की मूल संवेदना पीढ़ी का अंतराल है। इस कहानी की जो मूल संवेदना है वह पीढ़ी का अंतराल। ये दो, जिसको कि आप अपने जनरेशन गैप जो बोलते हो, कि हमारे माता पिता, हमारे दादी दादा या हम में कितना अंतर आ चुका है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी परंपराओं में, हमारे रहन सहन में, हमारे पढ़ने लिखने में, हमारे जीवन शैली में किस तरह के जो बदलाव आए हैं, तो उसको हम एक पीढ़ी दर अंतराल ही कहेंगे। तो और हर पीढ़ी में ये अंतराल आता है और हर पीढ़ी में ये अंतराल आते आते आपस में कुछ न कुछ मतभेद अवश्य ही पनपते आए हैं, क्योंकि पीढ़ी का अंतराल बड़ी ही तीव्रता से बढ़ रहा है और इस कारण वह अकेलापन भी बहुत दुख देता है, क्योंकि पुराने लोग अपनी रिवाजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते और जो नई पीढ़ी है वो पुरानी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो कुछ न कुछ आपस में मतभेद सा ही बना रहता है। तो इसको हम एक पीढ़ी का अंतराल ही कहेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। हाँ, अच्छा न लगने के क्या कारण होंगे? अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। हमारे घर के आसपास, क्या हमारे घरों में भी ऐसे बहुत सारे बदलाव हैं जो बहुत सुविधाजनक हैं, लेकिन फिर भी हमारे बुज़ुर्गों को वो अच्छे नहीं लगते। अब मोबाइल है, इंटरनेट है या 4 पहिया जो वाहन है, वो ये सब आधुनिकताएं हैं और आधुनिक युग की ही देन है और ये हमारे लिए बहुत सुविधाजनक भी हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारे पुराने पीढ़ी के लोग हैं या हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उनको ये चीज़ें बहुत कम अपनी तरफ लुभाती हैं, आकर्षित नहीं करती, या उनको वो बेकार की वस्तु ही बताते हैं। अब जब बहुत पहले घरों में जब टीवी आए थे या फ्रिज आए थे, तो इनका भी वो लोग विरोध करते थे, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मनोरंजन के साधन बन गए हैं या सुविधाओं के साधन बन गए हैं, या हमारे जो रहन सहन में या हमारी शैली में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो इस तरह से हमारे घर में या हमारे घर के आसपास बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि हमारे लिए सुविधाजनक भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे बुज़ुर्ग या हमारी जो पुरानी जो पीढ़ी है वो इनका विरोध ही करती आई है। अब प्रश्न नंबर 8 है, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं, अपने अनुभव और सोच के आधार पर उसके लिए सही तर्क दीजिए। हाँ, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है और अपनी जो धारणा है उसको इन 3 वाक्यों में से जो जिसके भी आप समर्थन में हैं उसके बारे में आप अपने सोच के आधार पर या अनुभव के आधार पर तर्क लिखने हैं। यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। दूसरा है, यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं है, इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट है, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों का अपनाना ही उचित है। हाँ, अब इसके लिए हम क्या कहेंगे कि यशोधर बाबू का जो व्यक्तित्व वो बहुत ही सराहनीय भी है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही नकारात्मकता लिए हुए हैं या नकारात्मक ही सोचते हैं। अब वो पढ़े लिखे भी हैं और नई पीढ़ी के भी हैं, लेकिन कई बार जब उनके बच्चे उनकी बातों की बहुत ज़्यादा अनदेखी करते हैं तब उनको बहुत ज़्यादा अपने मन में ही गुस्सा आता है, या अपने मन में वो सोचते हैं कि क्या हमारे बच्चों को हमने इतने भी संस्कार नहीं दिए कि कोई भी जब घर में कार्य करते हैं तो अपने माता पिता से पूछ कर करें। अगर उनकी सलाह भी लेते हैं
चाहे कोई भी सामान घर में वो खरीदारी करते हैं तो यदि उनकी सलाह ले ली जाए तो माता पिता को अच्छा ही लगेगा और माता पिता अपने बच्चों को अच्छी सलाह ही देंगे। तो इन बातों को सोचते हुए थोड़ा सा कई बार वो बहुत दुखी होते हैं और जो अपनी नई परंपराएं हैं, जो उनकी नई पीढ़ी है, उसको वो थोड़ा सा इस तरीके से देखते हैं कि शायद हमने इन बच्चों में इतने संस्कार नहीं दिए। और उसके लिए हम जो है इसका ख पार्ट, इसको हम सही मानते हैं। यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है परंतु पुराना छोड़ता नहीं है, इसलिए उन्हें सहानुभूति की भी आवश्यकता है। तो बच्चों ये थे हमारे पार्ट 1 वितान भाग 2 के प्रश्न उत्तर सिल्वर वेडिंग, जो कि हमने कहानी पढ़ी थी, उसके आधार पर हमने ये 8 प्रश्न किए हैं। अब ये 8 प्रश्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए और इसके आधार पर, पाठ के आधार पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 8 ही प्रश्न हैं और इन्हीं के आधार पर हम जो है सारे पाठ का या पूरी कहानी का अवलोकन कर लेंगे। नहीं, हम इसके इंटरनल क्वेश्चंस, जिसको कि हम कहते हैं कि बीच बीच में से भी हम पाठ के आधार पर कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जब तक हम पाठ को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे, इसको नहीं समझेंगे, तब तक हम पाठ के आधार पर जो बीच में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके उत्तर हम आसानी से नहीं दे पाएंगे। तो सभी बच्चों ने सबसे पहले सिल्वर वेडिंग इस कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको समझना है, इसके उद्देश्य को जानना है और इसके आधार पर फिर प्रश्नों के उत्तर आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। थैंक यू।